सभी को नमस्ते, राम राम। सभी भाइयों को, बहनों को, देवतुल्य मेरे सभी भाई और पिता तुल्य मेरे सभी बड़े माताएं और जितने भी सब जानकार हैं, सभी लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, उनको भी नमस्ते, राम राम। आज मैं लाइव आई हूँ भाई पंकज सिंह जी के पेज से, जो कि डायरेक्टर हैं चौधरी एंटरप्राइजेस के। और मैं छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने भाई मुझे इस योग्य समझा, इस लायक समझा। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि आपने मुझे उस मुकाम पे समझा कि आपने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और सफलता के विषय में बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। इसका जो सीधा सीधा अर्थ है कि आप ये समझते हो और आप मुझे इस लायक समझते हो कि शायद मैं जीवन में सफल हूँ, कुछ सफलता प्राप्त की है, आप ऐसा मानते हो। तो इसीलिए आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और शायद हम ऐसा कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं कि सफलता प्राप्त करें और लोग हमसे इस बारे में पूछें, है ना। हम किसी को बताने की स्थिति में भी हों, उस लायक, उस पायदान पे भी पहुँचें। धन्यवाद सभी का। तो आज आपने मुझे विषय दिया सफलता के मूल मंत्र, मुझे कुछ इस विषय पे बोलना है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। आज यहाँ भाई के पेज से मुझे मौका मिला है अपने बारे में बताने का। मेरा नाम उर्वशी सिंह चौधरी और मैं मेरठ में, जो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट में वकालत करती हूँ। फौजदारी की वकील हूँ, फैमिली मैटर्स भी देखती हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ करीब 12 वर्षों से यहाँ पर, और यहाँ प्रैक्टिस में हूँ। साथ ही साथ मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ का नाम है सर्वोदय संस्था। सर्वोदय का जैसा कि अर्थ आपको क्लियर है, सबका उदय। तो मन में समाज सेवा की भावना थी बहुत पहले से, तो सर्वोदय की हमारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत बड़ी टीम है, हम लोग काम करते हैं। बाकी बहुत सारे समाज के संगठनों से मैं जुड़ी हुई हूँ, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नेक नियत से समाज में काम कर रहे हैं, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। ये तो मेरा सोशल ये परिचय हो गया। एकेडमिक परिचय भी मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं आज अपना थोड़ा सा संघर्ष का जो मेरा रास्ता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी, साझा करूँगी कुछ बातें। कि 12th के बाद मेरी शादी हुई थी, और 12th के बाद शादी के बाद मैंने BCA में एडमिशन लिया, सभी को बताकर, बात करके, इन लॉज में। तो मेरा स्कूल टाइम से जो मन था, जो सपना था, वो एक एडवोकेट बनने का ही था। एक एडवोकेट बनने का ही था। ना मैं जज बनना चाहती थी, ना मैं कोई टीचर बनना चाहती थी, ना इंजीनियर, ना डॉक्टर, जबकि आई हैड साइंस साइड, मेरे पास साइंस थी 12th में। तो मैं एक वकील बनना चाहती थी। जब मैं किसी अधिवक्ता को यूनिफॉर्म में देखती थी तो मुझे वो ब्लैक ब्लेज़र, वो बैंड बहुत अट्रैक्ट करता था, और मुझे मन करता था मैं एक ज़बरदस्त क्रिमिनल लॉयर मैं बनूँ, फौजदारी के अधिवक्ता बनूँ। लेकिन आप हम लोगों की फैमिलीज़ में, आपकी, हमारी सभी की फैमिलीज़ में ज़्यादातर महिलाओं के लिए जो जॉब अच्छी मानते हैं पेरेंट्स, बड़े लोग, घर वाले लोग, वो सोचते हैं कि टीचर होना जो है बहुत अच्छा रहता है महिलाओं के लिए। स्कूल टाइम में जाएं और दोपहर तक घर आ जाएं, फिर अपनी फैमिली, बच्चों को देखें। तो ऐसा सभी को लगता है कि स्कूल जॉब सबसे बेस्ट है। लेकिन सब टीचर्स बनेंगे तो बाकी सब कौन बनेगा? बाकी भी तो बहुत सारे फील्ड हैं, वो कैसे कर पाएंगी फिर महिलाएँ? तो खैर मुझे इच्छा थी कि मैं एक लॉयर बनूं। तो मैंने इन लॉज को किसी तरह बनाया। वकील के नाम से इन लॉज डर जाते हैं कि वकील बहू वकील बनेगी तो भाई ये तो गड़बड़ ना हो जाए कहीं। लेकिन खैर कुल मिला के कुछ प्यार से, व्यवहार से, मतलब समझा के, कह के बना लिया। तो आई डिड BCA। देन आफ्टर मैंने लॉ में एडमिशन लिया, LLB में MA किया, 2-3 सब्जेक्ट से MA किया। फिर भी घर वालों को लगा कि फिर भी मेरी लाइन चेंज करने की कई बारी कोशिश की गई, और कई बार ऐसे लाइफ में मोड़ आते हैं कि जब हमें सबकी सुननी भी पड़ जाती है। तो मैंने B.Ed में एडमिशन लिया कि चलो इनकी इच्छा है तो मैं वो कर लूँगी। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो मैंने B.Ed में एडमिशन लिया। B.Ed फर्स्ट डिवीज़न मेरा पास हुआ। मुझे फ़ोर्स करके, हमारा स्कूल है, मुझे वहाँ पे फ़ोर्स करके कि इसको देखना है, तुमको देखना है, मतलब मैंने स्कूल देखा। मैं स्कूल एज अ प्रिंसिपल मैंने कई साल स्कूल देखा। और उसके बाद भी लेकिन मुझसे मतलब मुझे जो अंदर से आपको करने की इच्छा होती है वो आप कभी नहीं रोक सकते। आपको फिर
वो चीज़ बार बार आपको सपने में दिखती है। तो मैं फिर कचहरी पहुंच जाती थी लंच के बाद में, मतलब मैं कचहरी का मोह, कोर्ट का मोह मैं छोड़ नहीं पा रही थी। उसके बाद में स्कूल देखने के बाद मैंने फिर फाइनली किसी तरह से सब लोगों को समझाया कि देखो मतलब इस तरह से स्कूल में आई एम वेस्टिंग माय टाइम, क्योंकि मैं वही अच्छे से कर सकती हूँ, वही कोई भी व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है जिसमें उसका दिल हो, मन हो, जिसके लिए वो सोचता हो और मेहनत करता हो दिल से आप उसी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर मैंने किसी तरह बात की, समझाया, तो मैं उसके बाद में फुल टाइम वकालत में मैं चली गई। वहीं मैंने फिर वकालत करते करते LLM जो मास्टर होती है लॉ की, मैंने वो की। तो उसके बाद में वकालत करते करते थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ और वकालत, यही सब मैं कर रही हूँ। वकालत में ईश्वर के आशीर्वाद से आज आप सभी लोग पहचानते हैं कि सभी लोग जानते हैं, कुछ केसेस में लीगल जो एड होती है, मदद होती है, वो फ्री करती हूँ। जैसे एसिड अटैक में, रेप केसेस में और बर्न केसेस में मैं उसमें फ़ीस नहीं लेती। उसमें इमोशनली मुझे, मतलब मैं अटैच हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम लॉयर हैं, अगर हमने लॉ को पढ़ा है, विधिक जानकारी हमको है, तो ये हमारा दायित्व है, ये कर्तव्य है एक अधिवक्ता का, कि हम लोग जो हैं समाज में कहीं गलत हो रहा है, किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है, किसी ज़रूरतमंद के साथ गलत हो रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है मुकदमा लड़ने का, हमको उसको भी मदद करनी चाहिए। और समाज में कुछ गलत बात यदि होती है और हमें लॉ की जानकारी है, कानून के ज्ञाता होते हैं हम लोग, विद्वान अधिवक्ता लिखा जाता है हमारे बारे में अधिवक्ताओं के लिए, तो हमें उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो यही सोच के कुछ कुछ संगठनों में मैं जुड़ी हुई हूँ और इस तरह फ्री लीगल एड देती हूँ। धन्यवाद आपका सभी का। तो यहाँ आज पंकज भाई ने ये कहा है कि अपने जीवन के संघर्ष के लिए और कैसे सब कुछ प्राप्त किया, वो उस बारे में मुझे बताना है। तो मैं आपको बताऊं मैं किस तरीके से, किस नज़रिए से जीवन को देखती हूँ। मैं जीवन को एक गेम की तरह देखती हूँ। आप सबको शायद कुछ अजीब लगे बात, बट मुझे, हम जैसे बचपन में वीडियो गेम कभी खेलते थे, तो मुझे जीवन एक वीडियो गेम लगता है। एक गेम है जीवन, या कोई ग्राउंड का गेम समझ लीजिए आप, जिसमें मतलब लाइफ इज़ एक गेम। जीवन हर तरह से एक गेम है, हर तरह से मैंने ये महसूस किया है। और हर व्यक्ति, हर युवा जो कुछ बनना चाहता है, करना चाहता है, वो एक प्लेयर है इस गेम में, ठीक है, जो कि गेम को जीतना चाहता है, हर तरह से मेहनत करके खेलता है और वो इस गेम को जीतना भी चाहता है। अच्छा, 2 तरह के 3 तरह के लोग होते हैं। अब इसमें प्लेयर भी कई तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो खेल खेलते हैं, खेलना चाहते हैं, सक्सेस को पाना चाहते हैं, गेम को जीतना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई दिक्कत आती है तो हथियार गिर के, ठीक है, और भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। और दूसरे वो होते हैं कि जब दिक्कतें आती हैं प्लेयर की तरीके से हम जब लाइफ में गेम खेल रहे हैं तो दिक्कतें आती हैं तो उसको खेलते हैं, उसका डट के सामना करते हैं मुसीबतों का, और फिर सक्सेस को पा जाते हैं। और भी तरीके के लोग होते हैं जो डट के सामना करके सक्सेस को पाते हैं और कॉन्फिडेंस से खेलते हैं जीवन के गेम को, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। मैं यहाँ अतिशयोक्ति नहीं कहूँगी, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने बहुत बार प्रॉब्लम्स को जब मेरी लाइफ में आई हैं उनको अपॉर्चुनिटी में बदला है, और उसका मुझे रिज़ल्ट मिला है। प्रॉब्लम्स जब हमारी लाइफ में आती हैं, उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड होता है उसे हमें बदलना पड़ेगा, उसे अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं आती हैं? प्रॉब्लम्स तो सभी के जीवन में आती हैं। तो इतना आसान तो नहीं था यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि महिला के लिए वकालत करना एक तरह से, कचहरी भी पुरुष प्रधान ही है। 6-7 हज़ार वकील हमारे यहाँ मेरठ कचहरी में हैं, तो उनमें कितनी महिलाएं हैं? कुछ 100 महिलाएं हैं। उनमें से कितने लोग अच्छे से मतलब काम कर पा रहे हैं, चैम्बर बना पा रहे हैं, सब चीज़ें, बहुत कुछ मैटर करता है। तो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये है कि कई बारी रास्ते बंद हो जाते हैं, कई बारी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें ये समझना होता है, जो मुझे लगता है एज अ प्लेयर इन लाइफ, कि जब एक रास्ता ईश्वर बंद करता है तो ईश्वर दूसरा रास्ता ज़रूर खोल देता है, बट वो हमें देखना होता है, वो हमें पहचानना होता है कि वो रास्ता कौन सा है। जैसे कि बहुत से लोग, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कहूँगी कि जैसे कोई लड़का BBA, MCA, MBA कुछ ऐसा जॉब, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद में जाता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, जॉब के लिए जाता है, उसको जॉब मिल नहीं पाती, उसके हिसाब से, उसके मन मुताबिक जॉब नहीं मिल पाती। तो हिम्मत ना हारे, मन ना तोड़े अपना कि मुझे जॉब नहीं मिल पाई। उसके बाद में हो सकता है कि वो बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकता हो,
हो सकता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा उसके लिए रास्ते खुले हो, बिज़नेस कर सकता हो। धन्यवाद पंकज भाई, आपने बहुत तारीफ़ की, थैंक यू। आप हो जब मनोबल बढ़ाते हो, लेकिन समाज में सभी लोग ऐसे नहीं होते जो मनोबल बढ़ाते हैं। कुछ भाई होते हैं मनोबल बढ़ाते हैं, कुछ होते हैं जो आपकी हिम्मत को तोड़ते हैं। आपको ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये कर नहीं पाओगे, ये वो। आपको ध्यान नहीं देना किसी पे भी। आपको मैं यहाँ ये बताऊँ कि जब मेरी शादी हुई और मैं भाई बनना चाहती थी एक लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, तो मुझे कहा मेरे जानकारों ने, रिश्तेदारों की लड़कियों ने, सभी ने कि भाई देखो अब तो तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि शादी के बाद अक्सर पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती है, और शादी के बाद में आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास भी नहीं हो पाते हो, जो अचीव करना चाहते हो वो भी आप अचीव नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें बातें कहकर बड़ा मन तोड़ा, बड़ा दुख हुआ। ये लगा कि दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, मुझे ऐसा लगा। अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी, जैसे घर में माहौल होता है, जैसे मतलब मैं आई वॉज मंगली दैट टाइम, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो मंगली। तो उस समय इस तरह का माहौल बना कि शादी हो गई, और तो मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि अब आप कुछ नहीं कर पाओगी, दिस इज़ एंड ऑफ़ योर कैरियर। तो लेकिन उनके कहने से क्या होता है, आप यदि हिम्मत करोगे तो सब चीज़ें कर पाओगे। तो आज हम सब चीज़ें कर भी रहे हैं, सारा कुछ सब हो रहा है, आप सबके सामने हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि जो मतलब हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, कि जो व्हाट्सएप के संस्थापक है ना, व्हाट्सएप के संस्थापक का नाम शायद जैन कॉन करके कुछ ऐसे था, कि तो वो फेसबुक में जॉब अप्लाई करने के लिए गए थे। आप देखिएगा, गूगल पे पढ़िएगा, तो फेसबुक पर वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गए, तो उनको जो है जॉब नहीं मिली फेसबुक पे। एक रास्ता बंद हो गया, वो आदमी हिम्मत हार के बैठ भी सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और आज ये देखिए, जो हम व्हाट्सएप और मैसेंजर यूज़ करते हैं, उसको उसने जो है उसको उसने बनाया है, ईजाद किया है। तो अब आप ये देखिए, अगर वो आदमी हिम्मत हार के बैठ जाता तो फिर क्या होता, फिर तो कुछ भी नहीं होता, है ना, व्हाट्सएप मैसेंजर नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हों, गलत दिशा में हम अपना स्टेमिना और जो है वेस्ट कर रहे हों, लेकिन जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके आने की वजह से ही होता है कई बार कि हमें गलत रास्ता पता चल जाता है कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं, और तब हम उसको चेंज करके सही रास्ते पर आ जाते हैं। जैसे कि मेरा भी वो रास्ता गलत ही था कि जब मैंने सब कुछ पढ़ाई करने के बाद, LLM करने के बाद में मैं स्कूल में चली गई, और मैंने स्कूल में अपना समय मतलब दिया, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं शायद बाहर निकलूँगी, वकालत करूँगी तो मैं बहुत बेहतर कर सकती हूँ, मैं NGO बहुत अच्छा चला सकती हूँ। मुझे लगा कि मैं स्कूल में रहूँगी तो मैं कूप मंडूक बन के रह जाऊँगी, कुएँ का मेंढक जो गोल गोल वहीं पर घूमता रहता है। तो यही सब बात है। एक बात मैं आज ये कहना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि युवाओं के लिए भी मुझे पंकज भाई ने बोला है कि बोलना है मुझे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत समझदार होना पड़ेगा, आपको युवा पीढ़ी को, क्योंकि जो आज के युवा हैं, जो वास्तविकता है आपके सभी के सामने है, कहीं ना कहीं नशे के आदी हो रहे हैं, नशा की तरफ जा रहे हैं। और आप दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, यहाँ वहाँ आगे जितना उधर बॉम्बे में निकलते जाएं, आप देखिए कि मतलब क्या स्थिति हो गई है। कितने कम कम एज के बच्चे जो हैं वो नशा कर रहे हैं। नशा करके क्या कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, कैरियर ख़त्म कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं, अपनी ब्रीड बिगाड़ रहे हैं, अपने आप को बिगाड़ रहे हैं बिल्कुल। तो देखो, किसी भी चीज़ को इस तरह से एडिक्शन में नहीं लाना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल आपका सर्वनाश ही कर दे। तो जो युवा हैं उनके लिए, तो भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आप जो है नशे से बचो भाई। तो नशा जो है वो बर्बादी की तरफ ले जाएगा केवल और केवल, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा नशे से। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे भाई बहन, तो भाई आप एक चीज़ को तो समझो कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हो, वो चीज़ आप देखो। आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, वो चीज़ आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप ऐसा ना करो कि सिर्फ किसी की देखा दाखी कि मेरे साथ वाले जो हैं वो दे ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और हमारे मार्क्स हैं बहुत कम, हमारा इंटरेस्ट है साइंस में और हम कर रहे हैं आर्ट्स की तैयारी, ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, केवल और केवल धोखा है अपने साथ। आप जिस फील्ड में आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आप जिस फील्ड में अच्छा सोचते हैं, जिस फील्ड में आपकी दिमाग तेज़ चलता है, आपको समझ में आता है, आप उसी दिशा में कामयाबी हासिल कर सकते हो, आप उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हो। तो डोंट गो फॉर द रॉन्ग वे।
आप दूसरी दिशा में अपने पेरेंट्स के या किसी के भी कहने पर आप मत जाओ। पेरेंट्स देखिए सबसे ऊपर है, माँ बाप, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। जैसे शादी के बाद मेरे माँ बाप मेरे सास ससुर हो गए, उनको प्यार से समझाया, बताया कि भाई ये मेरी इच्छा थी, मैं बहुत अच्छे से करूँगी, ऐसा ये सब चीज़ें। आप पेरेंट्स को समझा कर भी तो अपनी लाइन को चूज़ कर सकते हैं। यदि पेरेंट्स को समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज के इस आधुनिक युग में कोई पेरेंट्स ना समझे। वो ज़माने चले गए जब बच्चे को पैदा होते ही पेरेंट्स सोच लेते थे ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगी और ये टीचर बनाऊंगा मैं इसको। ये सब ज़माने चले गए। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में ऐसा कोई पहले से फिक्स कर लेता होगा। तो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके बच्चे इंजीनियर हैं और बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं जिनके बच्चे बिजनेसमैन हैं। इस तरह से बहुत आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। सफलता पाने के लिए तैयारी हमें करनी पड़ेगी। आप लोगों को जैसे कोचिंग्स करेंगे या ये सब चीज़ें करेंगे, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो आप सही दिशा में करें, जिस विषय में आपकी कमांड हो सकती है और जिस विषय में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है जी, ये मैं भाई कहना चाहूँगी यहाँ पे। तो जल्दबाजी या बेचैनी मत करो बस, मुझे ये लगता है, क्योंकि भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 12 साल लगे हैं, 12 साल, धीरे 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 कछुआ चाल से चल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये मुझे पहले दिन से पता था, ईश्वर ने ही समझदारी दी थी कि शॉर्टकट से मैं कभी अच्छी वकील नहीं बन पाऊँगी और ना ये मुझे ज्ञान हो पाएगा। शॉर्टकट से हम कभी सफल नहीं हो सकते, सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। धन्यवाद भाई पंकज भाई। कोविड के दौरान युवाओं को जो है इस टाइम आप देखिए युवा कितने आगे आए हैं कि बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की, प्लाज्मा के लिए तरह तरह की ग्रुप बना के मदद कर रहे हैं। हम लोग तो बैकबोन है ना देश की, भविष्य है देश का जो युवा है, तो उन्हें तो आगे आना ही पड़ेगा। युवा चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। इस बार बहुत सारे इलेक्शंस में मेरी जानकारी में जो युवा हैं उन्होंने इलेक्शन फाइट किया और वो जीते हैं। लोगों ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें जिताया है, तो कुछ विश्वास के साथ ही किया है ना। तो युवा तो राजनीति में भी आगे आ रहे हैं, सामाजिक सेवाओं में भी आगे आ रहे हैं, तो जो सोच लेते हैं वो करके दिखा देते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि जब हमें कई बार पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती, दूसरे में सफलता नहीं मिलती, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम लोग लेट हैं, हम मतलब सफलता इतना समय में मिलेगी, कितना समय लगेगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि 2009 से इस कचहरी में हूँ मैं। धीरे 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 किसी तरह से मेहनत कर करके पहले कम फीस ली। पहले मुझे कौन सा मर्डर के केसेस मिल जाएंगे, कि मैं ये बिल्कुल यहाँ स्पष्ट बोलना चाहूँगी, भले ही मैं एक फौजदारी की वकील हूँ, लेकिन पहले ही जब स्टार्टिंग हम अपनी वकालत की करते तो क्या मर्डर के केस आ जाते हैं, तो क्या 1-1 लाख रुपए फीस आ जाती है? नहीं आती। हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़ा। लोग महिला पे विश्वास बहुत जल्दी से नहीं कर पाते, महिला अधिवक्ता पे कई बारी अब आज की डेट में करने लगे हैं कि पता नहीं लड़की है कैसे करेगी, महिला है पता नहीं ये बोल पाएगी नहीं पाएगी, कोर्ट में जा पाएगी, मतलब ऐसे मेरे मुकदमे को अच्छे से मजबूती से मेरा बात को प्रेजेंटेशन कर पाएगी नहीं पाएगी। तो शुरुआत में कुछ काम कम में, कुछ कैसे, और कई बार किसी ज़रूरतमंद का फ्री में वैसे करके करना पड़ा, लड़ना पड़ा, धीरे धीरे अपने आप को प्रूफ करना पड़ा। उसका नतीजा ये है आज कि काम ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत है। जो केस मुझे पसंद ना आए या जो कई बार लोग समझ में ना आए, क्लाइंट समझ में ना आए, मैं छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं लेना, बहुत है काम मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अपने उसूलों से, सिद्धांतों से वकालत करती हूँ तरीके से। जो चीज़ें समझ में नहीं आती उनको मैं, उन केसेस को मैं जो है, जहाँ मेरी अंतरात्मा गवारा नहीं करती, मुझे मेरे सिद्धांत गवारा नहीं करते, बहुत से ऐसे केस आ जाते हैं छोटी बच्ची से रेप के और ये सब, तो उसमें उसको मैं नहीं हैंडल करती। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा। थैंक यू। तो लेकिन मनचाही सफलता जब नहीं मिलती तब व्यक्ति एक निराशा के दौर से गुजरता है। वो भी मेरे साथ हुआ है। जब मनचाही सफलता हाथ नहीं लगती, एक जो आप बनना चाहते हैं, तो तब भी लोग आपको बोलने लगते हैं कि भाई तुम तो वकालत करने गए थे, क्या रहा, वकील बन रहे थे तुम, तो आ नहीं रहे क्या केसेस, कितने केसेस हैं? लोग ये भी पूछने लगते हैं। पूछा है मुझसे, बहुत बार डिमोरलाइज़ किया है, बहुत बार हिम्मत भी तोड़ी है। बहुत सारे लोगों ने जो इस कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से पुरुष कई बार या महिलाएं कई बार, बहुत लोग रिश्तेदारियों में ये कह देते हैं कि देखो तुम्हारे लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए नहीं बनी है कचहरी, वकालत नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को तो टीचिंग करनी चाहिए, आप इस काम को मत करो, आप इसको छोड़ दो, वकालत मत करो। इतना हिम्मत तोड़ते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन परेशान और बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो कभी भी थोड़ा बहुत परेशानी या दिक्कत हुई तो मैंने बैठ के कुछ मिनट आराम से सोच लिया, थोड़ा सा
समझ लिया चीज़ों को, अपने आप से सवाल किए जो मुझे लगता है। कभी आप अकेले में करके देखें अपने आप से सवाल, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, उसके क्या रिज़ल्ट होगा और क्या मैं ये कर पाऊँगा। ये कुछ बातें कई बार अकेले में अपने आप से पूछी हैं तो मुझे हमेशा जवाब ये मिला है। मैं आपको सच बताऊँ कि केवल देखिए, आप कहेंगे कैसी बात कर रही हूँ मैं, कि केवल मैं मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकती, बाकी मुझे ये लगता है कि मेरे दोनों हाथ ठीक है, पैर ठीक है, मैं सब काम कर सकती हूँ। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। थैंक यू पंकज सिंह भाई। गृहिणी का पता नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ पूरी। हाँ, दाल रोटी तो खिला ही देती हूँ घर वालों को, ज़्यादा बहुत इच्छाएं वो मुझसे करते नहीं हैं। सफलता का मूल मंत्र यही है। देखो, मैं तो सच बताऊँ आपको, परिवार को सबसे बड़ा श्रेय दूंगी कि अगर मेरे पति ने मुझे ना पढ़ने की परमिशन दी होती, क्योंकि यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें परमिशन भी चाहिए। परमिशन मिलेगी तो हम ये काम करेंगे, परमिशन नहीं मिलेगी तो हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में, और अगर कहें तो हिंदू, उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म में यदि आप देखें कहें तो जो पति है वही पत्नी का मालिक है, ठीक है। उसके लिए डिसीजन वो लेगा, बड़े डिसीजंस। तो चलो खैर, ऐसे है तो कोई बात नहीं, अपना सब इसी तरीके से चलता रहे, सब खुश रहें, शांति रहे सभी के घरों में। तो मुझे खैर मेरे ये मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि अच्छा परिवार भी मिला, सब पढ़े लिखे हैं दोनों तरफ। तो इन्होंने जो है कभी भी पढ़ने से नहीं रोका, माना और पढ़ाया, तो एडमिशन दिलाया, सब चीज़ें कराई। तो फिर मुझे भी, मेरी भी लायबिलिटी बन गई, मेरी भी जिम्मेदारी बन गई कि मुझे भी कुछ करके ही दिखाना है। और मतलब जो मैंने इनसे वादा किया है कि मैं, आप मुझ पर विश्वास रखो, मैं अच्छे से अच्छा वकालत करके दिखाऊंगी, एक अच्छी वकील बनूंगी, अच्छी समाज सेवी बनूंगी, और यदि राजनीति करूंगी तो अच्छी नेता भी बनूंगी, जो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी मैं, है ना। तो एक साफ़ सुथरा, मुझे अपनी छवि पसंद है और मैं साफ़ सुथरा ही रहना चाहती हूँ। जीवन में बहुत बड़े प्रलोभन भी आते हैं, शॉर्टकट पाने के रास्ते भी आते हैं, बड़े प्रलोभन मिलते हैं आपको, महिलाओं को बहुत मिलते हैं प्रलोभन। यहाँ मैं साफ़ कहूँगी बिल्कुल, यहाँ पे पंकज भाई के मंच के माध्यम से ये एक प्लेटफॉर्म है कि महिलाओं को बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं, बहुत प्रकार के। जो मेरी बहन ये लाइव देख रही हूँ, मैं उनके लिए ये कहूँगी कि बहनों, बहुत बार इस तरीके के मौके आते हैं कि आपको ये दिलवा देंगे, पार्टी में ये पद दिलवा देंगे, या आपको जो है आपको ये मिल जाएगा, किसी भी तरीके का अचीवमेंट या कुछ। नेवर कॉम्प्रोमाइज़, कभी जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आप अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से आप लाइफ में आगे बढ़ना। मिलता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम मेहनत करते मिल जाता है, नहीं मिलता तो निराश मत होना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करके या किसी भी तरीके का ये गलत सौदा करके, कुछ ऐसी बात करके, तो फिर हमने कुछ पाया तो क्या पाया हमने। कभी तो हम अकेले में बैठ के अपने आप से बातें करते हैं ना कि हमने ये सब कैसे हासिल किया। आज मुझे संतुष्टि है बहुत बड़ी। एक जीवन में संतुष्टि के लेवल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर व्यक्ति को जो कुछ उसने प्राप्त कर लिया उससे संतुष्टि नहीं है तो प्राप्त करना भी बेकार है, कुछ भी बन जाए चाहे। और कम मिलने के बाद भी संतुष्टि की भावना आ गई, मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल अपने जीवन से, सब कुछ सेट है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, तो संतुष्टि की भावना आना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब कैसे संभव हो पाया पंकज भाई? ये सब ऐसे संभव हो पाया कि परिवार मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं। जब बच्चे छोटे थे तब मैं पढ़ रही थी, मैंने बताया कि मैंने शादी के बाद BCA किया, LLB किया, तो तब तो ये लोग बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे थे कि ये मैं पढ़ती थी और मेरी बुक्स को ये फाड़ देते थे। मैं जो लाइब्रेरी की बुक्स होती थी तो मैं परचेज़ करके उनको लाइब्रेरी में जमा करा के आती थी विद पेनल्टी, क्योंकि लेट हो जाती थी। सॉरी। तो मैं ये मानती हूँ सफलता के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो केवल और केवल पहले नंबर पे तो परिवार का हाथ है। आप बहुत खुशकिस्मत है यदि आपका परिवार बहुत अच्छा आपको कोऑपरेट करता है। और दूसरे नंबर पे तो अपनी इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति। नवीन चौधरी जी, अच्छा आप क्या पूछ रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश, जो 35-40 में विवाह कर रहे हैं और 2-3 साल में तलाक, ये बहुत ही दुखद है भविष्य के लिए। नवीन जी, अगर मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछो तो मैं यहाँ बोल दूँ आपको, जो मैंने अपने 11-12 साल के एक्सपीरियंस से यहाँ पे सीखा है कचहरी में। और मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगी, आपने बोला कि 35-40 साल की उम्र में विवाह कर रहे हैं,
मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती इस बात को, बिल्कुल भी। अपनी पर्सनल आपको व्यू बता रही हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि मेरी तरह कर लो कि 12th के बाद ही शादी कर लो, मैं ये भी नहीं बोलती आपको, वो भी कुछ ज़्यादा जल्दी होता है, लाइक बाल विवाह हो जाता है वो भी। लेकिन ये क्या समझदारी है, मुझे ये समझ में बात नहीं आती कि आप 27, 28, 30 साल तक आप जॉब कर, मतलब जब जॉब में सब सेटल्ड हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ वहाँ गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जॉब करेंगे। यही तो हो रहा है ना लड़के लड़कियों के साथ में। जितने भी फैमिली मैटर्स हमारे पास में आ रहे हैं उन सबका एक रीज़न जो है ना वो ये आ रहा है निकल के कि पहले तो कामयाब होने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए या एमसी करने तक लड़की लड़का 26-27 साल के हो जाते हैं। 26-27 साल के हो जाते हैं, उसके बाद वो ट्राई करते हैं जॉब के लिए, फिर वो दे गो फॉर अ गुड जॉब, उन्हें मिल भी जाती है, फिर वो सोचते हैं अपनी लाइफ को जिए थोड़े दिन। हम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की जो माहौल है, वो जो आबो हवा है वहाँ की, उससे वो प्रभावित होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम इसमें रहें। ये मैं बिल्कुल अपने केसेस के एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद लगभग 30 के पास वो पहुँच गए, 30 की उम्र में आके करते हैं फिर शादी। उसके बाद 3-4 साल चलती है प्लानिंग कि अभी बच्चे नहीं भाई, अभी तो हम लोग, अभी उम्र ही क्या हमारी, हम तो अभी शादी हुई है, 2-3 साल तो हम घूमेंगे फिरेंगे। उसके बाद आती हैं उन्हें बच्चे होने की प्रॉब्लम कि बच्चे नहीं होते उनको। ये बिल्कुल सही बात है, ये मैं आपको बताऊं, मैं रोज़ यहाँ मुकदमों में देखती हूँ। तो मुझे क्या लगता है, विज्ञान ये कहता है और समझदार लोग ये कहते हैं, सब समझते हैं कि एक सही एज की शादी, सही एज में बच्चे, तो हेल्दी बच्चे और सब कुछ सब सही, ठीक है। और आप जो है ये 26, 27, 30 साल और ये वो क्यों बूढ़े होकर शादी कर रहे हो आप लोग? जल्दी टाइम से शादी करो तरीके से। 25-26 की उम्र मुझे लगता है कि ठीक रहती है। एक और बात मैं बताऊँ आपको कि जो मैंने नोटिस किया है कि जो 26, 27, 28 के बाद शादी करते हैं, 30 साल की उम्र तक शादी करते हैं, देखो भाइयों और बहनों, बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि जो कुछ बोल रही हूँ ना आज यहाँ पर वो अपने अनुभव से बोल रही हूँ, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जिसको भी शक हो, कम टू माई चैम्बर, आई विल शो यू माई फाइल्स, आप उनको देखना और बेसिक लड़ाई झगड़े देख लेना। कोई बहुत बड़े इशू नहीं है तलाक के लिए, बहुत बड़े इशू नहीं है उनके, केवल छोटी बातें, केवल अपनी ईगो वाली बातें। अभी बताती हूँ पंकज भाई। तो जब तक ये शादी करते हैं 28-30 साल की उम्र तक आके, तब तक ये लड़का लड़की जो होते हैं हमारे भाई बहन, ये पूरी दुनिया घूम लेते हैं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली। मैं घूमने को मना नहीं करती, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने को आपको मना नहीं कर रही, मैं आपको डेस्क जाने को मना नहीं कर रही, लेकिन आप जो घूमना फिरना ये सब चीज़ें चाह रहे हैं उसमें इतना सारी दुनिया आप घूम लेते हैं कि फिर एक जगह सेटल्ड होने में दिक्कत आती है, शायद एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, ये मुझे लगता है। पंकज सिंह भाई, आपने पूछा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य हासिल करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ चलना ज़रूरी है क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो भाई, बस कोविड पॉजिटिव ना हो कोई भी, सब विचारों से पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ था मेरे पास, एक फॉर्मूला याद आ रहा है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। नेगेटिव लोग मिलके मुझे पॉजिटिव करते हैं भाई, देखो मैंने तो ये बात देखी है। अब मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो यहीं तक नहीं रुकता। आपने आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सम्मान दिया है, आपने मुझे बहुत तारीफ़ की है, सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है भाई, उसके लिए मैं जितना भी आपको धन्यवाद कहूँ वो कम है। पंकज भाई को, जो चौधरी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं, जिनके पेज से आज मैं लाइव हूँ। तो इससे पहले इन्होंने विपनेश चौधरी जी को बुलाया था, और भी जो युवा हैं जो कामयाब हैं अपने अपने फील्ड में, उनको आप यहाँ मौका दोगे, इसके लिए सच में आप बधाई के पात्र हो। तो भाई आपने मुझे ये सम्मान दिया है, लेकिन अभी भी क्या है कि मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ने का प्रयास करती रहूँगी, यहाँ रुकूंगी नहीं। मैं और बहुत बढ़िया वकील बनना चाहती हूँ, और अच्छी वकालत करना चाहती हूँ, और बड़े बड़े हाईलाइट मुकदमे मैं लड़ना चाहती हूँ अपनी एनजीओ को के नाम से, और मतलब उसके तहत अपने वॉलंटियर्स के साथ में बहुत काम मैं जो है करना चाहती हूँ। बहुत काम मुझे करना है। लास्ट ईयर भी हमने लॉकडाउन में कुछ काम किया था, मज़दूरों को भिजवाया था, कुछ सामान बांटा था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है कि हम सड़कों पे निकले। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि प्लाज्मा के लिए काम कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं, यहीं पे मुझे एक एग्जांपल लाइव अभी तुरंत आ गया। लास्ट ईयर हमने भोजन बांटा और सड़कों पे घूम घूम के मज़दूरों को भिजवाया, ट्रेन में भिजवाया, बसों में भिजवाया, लेकिन आज वो रास्ते सब बंद है। आज हम बाहर नहीं जा सकते, हवा में भी इस वायरस को बता रहे हैं। तो एक रास्ता बंद हो गया ना कि हम लोग सड़क पे नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते। तुरंत ईश्वर ने दूसरा रास्ता खोल दिया। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी हम विचारों में लाए कि कोई बात नहीं, सड़क पे ही तो नहीं जा सकते, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर तो चला सकते हैं ना हम लोग। तो हम लोग ऑनलाइन लोगों की मदद कर देते हैं, प्लाज्मा के लिए मैसेजेस डाल देते हैं, बेड के लिए सर्च कर लेते हैं, वेंटिलेटर के लिए सर्च कर लेते हैं,
ऑक्सीजन के लिए सर्च कर लेते हैं। और उसमें आप ये देखिए, मैं अपने आप को अकेले क्रेडिट नहीं दूंगी, देश के पता नहीं कितने युवा ग्रुप्स बना बना के लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक प्लाज्मा की और बाकी सब चीज़ों की मदद पहुंचा रहे हैं। तो एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा सोचा ना। तो ईश्वर ने हमें ये गुण तो दिया है, लेकिन उसको यूज़ करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना समझना पड़ता है, उसको अमली जामा पहनाना पड़ता है। और आपने क्या पूछा, अच्छा बड़े भाई साहब बेहतरीन गायक हरियाणा निपू नेपे वाला भी, वेरी गुड भाई। आप सभी को धीरे धीरे ऐसे बुलाते रहो तो लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है इस तरीके से। ऐसी बात है कि सबके एक्सपीरियंसेस साझा होते हैं और जानने का मौका मिलता है, क्योंकि सबकी लाइफ में समस्याएं एक जैसी नहीं आती, सबकी लाइफ में समस्याएं आती हैं अलग अलग तरीके की। मेरे में कुछ और तरीके की आई, महिला होने के कारण मुझे और दूसरे तरीके की समस्याएं आई। लड़कों की समस्याएं भी अलग, मैंने देखा है कि कई बार लड़कों को ये आती है, वो कुछ पाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं लड़के, कई बार पेरेंट्स और लोग कहने लगते हैं कि भाई तुम कब कमाओगे, जॉब क्यों नहीं करते, ये दिक्कत आने लगती है। घर वाले एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब ये कमाना शुरू कर दे, लेकिन तैयारी करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। आप हिम्मत मत हारो मेरे भाई, हिम्मत कभी मत हारो। आप तैयारी करो, ठीक है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तैयारी करो। जब लक्ष्य को पाने के लिए हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, 50% सक्सेस तो हमें तभी मिल जाती है सोचते के साथ ही। जब भी मैं सोचती हूँ, मैं विचार बनाती हूँ कि मुझे ये चीज़ पानी है, इसके लिए मेहनत करनी है, तो मुझे ये लगता है मेरे दृढ़ निश्चय करते ही 50% तो मुझे वो सफलता मिल गई है। और सभी को बोलती हूँ मैं ये बात, आपको भी यहाँ पे कहूँगी कि आप टेंशन मत लो। कोई भी काम बिगड़ जाए, मैं मानती हूँ कि चिंता होती है, चिंता मैं सोचती हूँ, मेरा मानना है कि मैं तब करूँगी या तब होगी मुझे जब मेरे ये हाथ पैर नहीं रहेंगे। मान लो टूट फूट जाए, एक्सीडेंट में कुछ हो जाए, ऐसा हाथ पैर में कोई दिक्कत हो जाए, या मेरा कोई अपना चला जाए, उस नुकसान को मैं नुकसान मानती हूँ। आज यहाँ आपको साफ ये बात मैं स्पष्ट बताऊँ, जो मेरा मानना है, मैं अपने को खोने का नुकसान ज़्यादा नुकसान मानती हूँ। बहुत क्लोज जब कोई चला जाता है, नियर और डियर, या अपने हाथ पैर में कोई दिक्कत आ जाए, विकलांग हो जाए। लेकिन विकलांग के बाद भी, होने के बाद भी बहुत लोगों ने ऐसी ऐसी मिसालें दुनिया में पेश की हैं जो हम सब के लिए एक मिसाल ही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि चिंता करने से, मान लो हमें कोई दिक्कत भी हो गई और हम चिंता करते हैं, तो हम अगली प्लानिंग भी कर नहीं पाते। एक चिंता वाला दिमाग, एक टेंशन वाला दिमाग अगली प्लानिंग कभी नहीं कर सकता, आगे तक वो नहीं सोच सकता कि आगे अब उसे क्या करना है। प्रयास करते रहना चाहिए, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास भले ही छोटा हो, प्रयास करते रहना चाहिए। जो बारिश होती है, बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, लेकिन जब वो लगातार होती है बारिश, तो लगातार बारिश भी एक नदी के बहाव का कारण बनती है। नदी में बहाव तेज़ कर देती है बारिश, और बूंदें कितनी छोटी होती हैं, केवल लगातार बरसती हैं। इसीलिए तो यही मैं कहूँगी कि मेहनत करो, डिटर्मिनेशन करो, परिश्रम करो। और एक श्लोक यहाँ मुझे ध्यान आ रहा है, उद्यम से ही संबंधित काम ध्यान आ रहा है, मेहनत से संबंधित। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति ना मनोरथि। उद्यम करने से, मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होंगे, मनोरथ से नहीं, मन की इच्छा से नहीं। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ते ना मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, ना ही सोए हुए सिंह के मुंह में मृग अपने आप प्रवेश कर जाता है, उसे भी उठ के उसका शिकार करना पड़ता है। तो ये श्लोक मैंने जीवन में उतार लिया था, ये शायद मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, तो तब से मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे हमेशा ऊर्जा आती है उसको, इस श्लोक को पढ़ के, याद करके। और बहुत सारी वीरस की कविताएं हैं, उनको पढ़ के। युवाओं को मेरी तरफ से, पंकज भाई, ये संदेश है कि कहीं ना कहीं युवा जो है थोड़ी सी गलती कर रहा है, थोड़ा सा नशे की तरफ जा रहा है, फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जब नशा करोगे या ऐसी गलत आदतों में पड़ जाओगे तो फिज़िकल फिटनेस का कैसे ध्यान दोगे मेरे भाई। अभी आपने देखा कि ये इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ हो गई थी हम सब के लिए, हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। पैसा धेला, ये वो, प्रॉपर्टी, घर, कुछ भी कोई मैटर नहीं करता। अच्छा स्वास्थ्य जिसका है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, वो बच रहा है। जिसको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत थी, वो नहीं बच पा रहा है। और हम जो है कोई गलत आदत पढ़ के या कोई नशा या कोई भी इस तरीके की चीज़ें करके अपने आप को ख़राब कर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो मैं हाँ, अच्छा, किस विषय में आपको लगता है कि फोकस करना चाहिए? मुझे ये लगता है भाई कि हम, मतलब युवाओं को केवल और केवल अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए फोकस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ेंगे सफलता हाथ लगेगी। आज किताबों का हाथ यदि पकड़ लोगे ना भाई,
जो पढ़ रहे हैं युवा उनके लिए कह रही हूँ मैं ये बात। आज किताबों का हाथ पकड़ लोगे तो भविष्य में कामयाबी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आज पढ़ो, मेहनत करो, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको केवल और केवल मेहनत करके ही कुछ प्राप्त हो पाएगा। और थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। आप लोग नशा से दूर रहो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश की तरफ, बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। हर तरह का नुकसान इससे है ना। तो उसके बाद में कितना मैं क्रिमिनल केसेस देखती हूँ, क्रिमिनल ज़्यादातर नशे में होता है। नशा करके ही तो अपराध करता है क्रिमिनल। नशा तो घर में लड़ाई करवाएगा, पैसा बर्बाद तो करेगा ही, और कहीं ना कहीं कोई अपराध भी कर सकता है नशे का आदी व्यक्ति। कितने भी आप मुकदमे उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर केसेस में 80% नशे में रहा है अपराधी क्राइम करते समय। जीवन के सफल बनाने में और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, कि उद्देश्य हो हमारे जीवन का सफल और खुशहाल बनाने में, हमारी इच्छा शक्ति और हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति का, डिटर्मिनेशन का, संकल्प का बहुत ज़्यादा रोल होता है, अहमियत होती है। संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज यहाँ लाइव के माध्यम से कहूँगी कि हम सब आज संकल्प करें, सारे युवा संकल्प करें। युवा से ऊपर भी जो बड़े हैं मैं उनको भी कहूँगी संकल्प करें। जीवन का अभी कहीं भी किसी भी एज पे एंड नहीं समझना चाहिए, एज इज़ जस्ट अ नंबर। हम सभी संकल्प करें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, युवाओं ने जो स्पेशली सोच रखा है, किसी लक्ष्य को पाने का सोच रखा है, अपने संकल्प को, अपनी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम अपनी मतलब इतना कि लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, दृढ़ इच्छा शक्ति को हम अपने में अर्जित कर लेंगे, अपने में पैदा कर लेंगे, बना लेंगे मजबूती से। तो यही मैं ये सब बातें कहूँगी आपको। और बाकी तो खैर बहुत कुछ होता है कहने के लिए। फिर कभी दोबारा पंकज भाई जो है जब मौका देंगे तो तब मैं दोबारा से आप लोगों के बीच में आती हूँ। मैंने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें बताई कि बाधाएं बहुत सी आती हैं, लेकिन अपने अंदर के आत्मविश्वास को ज़िंदा रखना पड़ता है, जगाना पड़ता है, अपनी हिडन एबिलिटीज़ को देखना होता है। कई बार हम लोगों के अंदर कुछ हिडन एबिलिटीज़ होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, कभी कभी वो पता चल जाती हैं। जैसे मुझे शायद अपना लगता है हिडन एबिलिटीज़ कि मैं सोशल वर्क कर सकती थी, ये भी एक एबिलिटी है, ये सब में नहीं होती। बहुत सारे लोग समाज सेवा करना सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उसको किस तरीके से करें वो भी एक एबिलिटी है। आपको जो भी करने का मन है, आप में जो भी अंदर हिडन एबिलिटी है, अपनी जॉब के अलग आप उसको जो है कोशिश जरूर करें करने के लिए। बाधाएं आएंगी लेकिन सही उस गलत का विचार करना है, उनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप पूछ रहे हो आखिरी सवाल, अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आप आज कहाँ तक सार्थक मानती हो? देखो भाई, कई बार होता है मैं सरकार के खिलाफ बोलती हूँ, लेकिन मैं आज एक ये बात कहूँगी, जब हम घर में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, एक डस्टबिन बना होता है हमारे घर के बाहर, हम कूड़े को उसमें डाल देते हैं। फिर बाद में वो नगर निगम की गाड़ी आई, वहाँ चला गया कूड़ा, या हम कहीं जहाँ पे कूड़ा डलता है वहाँ डाल देते हैं। घर में क्यों नहीं फैला देते हम उसको? हम घर में जगह जगह रैपर्स, पॉलीथीन, ये वो कुछ टॉफ़ी के छिलके या सब्जी वब्जी हम फेंकते क्यों नहीं अपने घर में? हमको ये पता है हमें अपना घर गंदा नहीं करना, सबको पता है ये बात, लेकिन शहर गंदा करना है हमको, जिला गंदा करना है हमको, देश गंदा करना है हमको। गाड़ी चलाते हुए बॉटल को बाहर फेंक देना है, चिप्स के पैकेट बाहर फेंक देने हैं। क्यों नहीं समझते हम अपनी जिम्मेदारी? हमारे देश में सफाई अभियान चलाना पड़ता है गवर्नमेंट को, लोगों को ये समझाने के लिए कि अपना शहर, अपना जिला, अपना देश साफ रखो। इसी तरीके से सरकार को ये अभियान चलाना पड़ रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या हमको इतनी अकल नहीं है कि हम बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना है? बेटी दो घर की इज्जत होती है। इस पढ़ी लिखी लड़की अपने घर में तो बरकत करती ही करती है, अगले घर में भी जाके घर को संवारती है अगर पढ़ी लिखी लड़की होती है। इस देश में हमें ये वाले अभियान चलाने पड़ रहे हैं आज के इस मॉडर्न टाइम में। तो ये बहुत दुख की और शर्म की बात है कि आज भी लोगों को बताना पड़ रहा है, जगह जगह दीवारों पे लिखवाना पड़ रहा है। दीवारों पे लिखने से बच जाएंगी क्या बेटियाँ? ये तो हमें अपने आप से सोचना होगा। पहले अपने घर से शुरुआत करें। अपने घर में बेटी चाहते नहीं हैं और कन्या पूजन करते हैं, नवरात्रों में देवियों के पैर छूते हैं लड़कियों को बुला बुला के। लड़कियां मिलेंगी भी नहीं पैर छूने के लिए, नवरात्रों में पूजा करने के लिए। सारी चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों की सुविधाओं के लिए, पैसे के लिए लक्ष्मी मैया, विद्या के लिए सरस्वती मैया, और दूसरी सारी माताएं देवियों की पूजा हम करेंगे, सारी देवियाँ चाहिए, पर घर में लड़की नहीं चाहिए। अपने घर की लक्ष्मी जो होती है, या बेटी या पत्नी, उसकी हम इज्जत नहीं करेंगे। तो ये तो भावना अपने आप से लानी पड़ेगी ना भाई। ये भावना अपने आप से व्यक्ति को अपने अंदर लानी चाहिए।
एक अजीब सा, पता नहीं, शायद बहुत लोगों को ये डर होता है कि इसको पढ़ा देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बात भी गवर्नमेंट सिखाएगी हमें क्या? अपने आप से हमें इतनी बुद्धि नहीं है? तो ये चीज़ है। मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी उपदेश देने की बजाय, है ना, किसी को भी भाषण देने की बजाय शुरुआत अपने घर से करो। आप अपनी बच्चियों को बहुत अच्छा पढ़ाओ, जैसे आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हो। अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ाने के लिए उस पर पैसा लगा रहे हो ना, तो बराबर पैसा आप अपनी लड़की पर लगाओ। उसको भी पूछो कि बेटा तुमको क्या करना है, तुमको किस फील्ड में जाने का मन है। तो ये मुझे लगता है शुरुआत अपने घर से करेंगे तो हम बोलने लायक होंगे, दूसरे को बोलेंगे। और ये गवर्नमेंट को सिखाने की चीज़ें नहीं है। हमें खुद अपना शहर साफ रखना है, हमें खुद हर जगह मतलब सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। बहुत लोग बैठे हैं कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं भी, तोड़ते रहते हैं चीज़ों को। और युवाओं को एक बात मैं ये कहूँगी कि युवा समझदार है आज का, ऐसी बात नहीं है, बहुत समझदार है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट है। आप कहीं किसी को गलत करते हुए देख रहे हो तो आप टोको, समझाओ प्यार से कि आप ऐसे ना करें, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम लोग टैक्स भरते तब ये चीज़ें बनती हैं। तो युवाओं का तो बहुत बड़ा रोल है, ऐसी बात नहीं है। तो ये भाई मेरी बात है आज की। और कोई सवाल आपका बताओ। धन्यवाद अनिरुद्ध जी, बालियन जी, थैंक यू नीरज जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस युवाओं से, भाइयों से तो मैंने सब कुछ कह ही दिया है। बहनों से मैं स्पेशल कह के जाऊंगी, इसमें मेरे भाई बुरा ना माने, क्योंकि बहनों को थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि देखो भाइयों, आप लोग तो मेहनत करो ही, है ना। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, फाइनली मैं वही बात बस कहना चाह रही हूँ कि आप डरो मत, घबराओ मत, पीछे मत हटो, किसी के भी नेगेटिव करने से पीछे मत हटो। लोग केकड़े की तरीके से होते हैं जिनकी गड्ढे में गिर जाए तो पैर पकड़ पकड़ के नीचे खींचते हैं। आप डरो मत, घबराओ मत, अपने लक्ष्य की तरफ बस आगे बढ़ते रहो। और पेरेंट्स को समझा के अपने उसी फील्ड में तैयारी करो जिस फील्ड को आप अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हो, जिस फील्ड में, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी महारत हासिल है, मार्क्स अच्छे आए हैं, आपका जिसमें मन लगता है। मैं सिविल वकालत नहीं कर सकती, ज़मीन जायदाद की दीवानी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उसमें अच्छा बताते हैं कि अच्छी फीस होती है, अच्छा इनकम होती है, लेकिन मुझे नहीं करनी, मुझे समझ में नहीं आती, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फौजदारी में इंटरेस्ट है, मुझे जो है फैमिली मैटर्स में इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें अच्छा कर पा रही हूँ ना, वहाँ मेरी वो पहचान नहीं बन पाती जो आज बनी है। तो भाई उसी फील्ड में आप मेहनत करो जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे से एक्सपर्ट हो सकते हो। और जो मेरी बहन है, मैं बहनों को ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में तो आप ये समझ लो कि डबल मुसीबतें आती हैं, डबल दिक्कतें आती हैं। डबल दिक्कतें कैसे आती हैं? महिला होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें आती हैं। लोग बहुत रोकते टोकते हैं, कुछ उम्र के बाद में ही, मतलब 22, 23, 24 के बाद में ही लोग कहना शुरू कर देते हैं इसकी शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यदि शादी भी हो जाती है तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ योर लाइफ। मैंने इसको ऐसे लिया कि दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ की शुरुआत है। और मैं सच ये बता रही हूँ आपको, हकीकत में जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैंने यहीं से शुरुआत की है, तो मेरी शुरुआत है। तो शायद मैं अनमैरिड होती तो मुझे बहुत तरीके की और दिक्कतें हो जाती। तो आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारो। हम जो हैं महिलाएं, लड़कियां भी, मतलब हम लोग तो बहुत सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। हम लोग तो काम करते करते घर का, बच्चों का भी ध्यान रख लेते हैं। हमें ये भी दिमाग में रहता है कि रसोई में क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये सब भी कैलकुलेशन बैठा लेते हैं कि कपड़े प्रेस को जाने हैं, कि क्या होना है, कि ये वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं हम लोग। हमारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है घर के मामलों में। तो हमें तो भगवान ने बड़ा सहनशील भी बनाया है। 9 महीने के प्रेग्नेंट होते हैं, पेट पे कोई भी पुरुष वज़न 10-12 किलो का बांध के चल के दिखाए, चल नहीं पाएगा। हम लोग वो भी लेके चलते हैं, सब काम कर लेते हैं। तो मैं लड़कियों को तो ये कहूँगी यहाँ से, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। देवियों को देखो, गॉडेस ऑफ इंडिया देखिए आप, जितनी भी देवियाँ हैं, तो पूजा भी लोग देवियों की करते हैं। तो आप जो है हिम्मत ना हारें, अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ चलते रहें, मेहनत करते रहें। यहाँ मैं आपको सबको यही कहूँगी, मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ में हैं। कभी भी मेरे लायक किसी भी मेरे भाई बहन को, जैसे कि मैं जिस लायक हूँ, एडवोकेट हूँ, कहीं किसी सलाह की परामर्श की ज़रूरत हो या किसी ज़रूरतमंद को आपको मदद करनी हो, तो मेरे बिहाफ पे आप ये वादा कर सकते हो कि जो बहुत गरीब और ज़रूरतमंद है उससे फ़ीस नहीं लेंगे, उसको मदद करेंगे, फ्री लीगल एड देंगे। आपको भी कभी अपना, मतलब अगर वकालत का फील्ड जैसे मेरा है तो मैं तो यहाँ आपको गाइड कर सकती हूँ, है ना। दूसरे फील्ड में भी पंकज भाई और अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोगों को जोड़ेंगे, उनकी लाइव डालेंगे, तो वहाँ वो आपकी बात करा देंगे। और वकालत के क्षेत्र में मैं थोड़ा बहुत जहाँ मदद हो मैं कर सकती हूँ, आपकी मदद के लिए हमेशा हूँ। और बस सबकी दुआएं और प्यार ऐसे ही बना रहे, पंकज भाई का सपोर्ट बना रहे। और
बस मैं यही कहूँगी, आप सब लोग बहुत बहुत खुश रहो। आपको जो जो आपने सोच रखा है, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपको ईश्वर वो सब प्राप्त कराए, आपकी लक्ष्य प्राप्ति कराए, जो जो आपने अपने जीवन में सोचा है कि आपको पाना है, आपको बनना है। लेकिन मेरे भाई, कहीं भी कुछ चूक हो जाती है तो हिम्मत मत हारना, निराश मत होना और मजबूती के साथ आगे आप बढ़ते रहना। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अंत में चौधरी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर भाई पंकज सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकती हूँ। कुछ जो है सफलता अर्जित की है शायद मैंने लाइफ में, जो आपने मुझे यहाँ इस लायक समझा। लेकिन भाई, मैं मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आगे और अचीव करूँ और अच्छी सफल वकील बनूँ, कि आप गर्व के साथ मुझे जो है दोबारा से यहाँ आमंत्रित करो। धन्यवाद सभी को। राम राम, जय हिंद, जय भारत।